नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के अध्याय 2 जनसांख्यिकी संरचना एवं भारतीय समाज के अंतर्गत अध्ययन बिंदु ग्रामीण नगरीय विभाजन या ग्रामीण और नगरों की विभिन्नताएं, इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि भारत की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है। धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया है वह बढ़ रही है। मतलब इन दोनों में, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है कि 20वीं शताब्दी में हमारे देश की 90% आबादी है वह गांव में निवास करती थी। 1901 ईस्वी में 89% है, 89% आबादी गांव में निवास करती थी और 10.11% आबादी है वो शहरों में निवास करती है। अब 1951 में देखें, ईस्वी सन 1951, उस समय भारत में जो 82% आबादी गांवों में निवास करती थी और 13% आबादी है वो शहरों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार 68% या 69% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 31% आबादी है वो शहरों में निवास करती है। कहने का मतलब है कि ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरीकरण की ओर बढ़ रही है। तो जब शहरीकरण बढ़ रहा है तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, आपको पता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से हमारे आजीविका का साधन कृषि है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो उद्योगों पर निर्भर हो रही है, औद्योगिकरण में बदल रही है। कृषि को छोड़कर उद्योगों को लोग अपना व्यवसाय बना रहे हैं। उद्योगों को व्यवसाय बनाते, ये क्या है? औद्योगिकरण एक वैश्विक प्रक्रिया का हिस्सा है, ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। पूरे विश्व में औद्योगिकरण हो रहा है, इसलिए गांवों के लोग शहरों में जा रहे हैं। जिससे क्या है, हमारी जीवन शैली में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अपन दूसरा अध्ययन बिंदु जो है विभिन्नताओं का, उसका अध्ययन देखेंगे। विवाह, परिवार, एवं नातेदारी। अब अपन परिवार की बात करें, ग्रामीण परिवार की बात करें, तो ग्रामीण परिवार में जो क्षेत्र में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार कौन सा परिवार होगा? जिस परिवार में 2-3 पीढ़ियां साथ में रहती हैं। दादाजी, पिताजी, उसका पुत्र, 2-3 पीढ़ियां जो साथ में रहती हैं वो संयुक्त परिवार कहलाते हैं। और उसका जो नियंत्रण है वो घर के मुखी के द्वारा उस परिवार को नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, उसमें एक ही रसोई में उसका भोजन बनता है, एक ही मंदिर में उनकी पूजा होती है और उनकी जो संपत्ति होती है, घर में कमाने वाले सभी सदस्य हैं वो कमाकर घर के मुखी को उसका दे देते हैं। तो घर संपत्ति के ऊपर भी नियंत्रण घर के मुखी का होता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है वो उत्पादन की इकाई एक ही होती है। परिवार उत्पादन की इकाई होती है। मतलब अब जैसे गांव में कृषि है तो पूरा परिवार कृषि करता है। इसलिए अब अपन बात करें शहरों की, तो शहरों में क्या होता है? गांव में संयुक्त परिवार है तो शहरी जीवन में अपन देखें तो शहरी जीवन में एकल परिवार पाए जाते हैं, पति पत्नी एवं उनके अविवाहित संतान।
एकल परिवार में क्या होता है, पति पत्नी एवं उसकी अविवाहित संतान होती हैं, वो एकल परिवार है। शहरों में अधिकांश एकल परिवार ही पाए जाते हैं। इसमें संयुक्त परिवार में 3 से 4 पीढ़ियां साथ में रहती हैं, जबकि एकल परिवार में 2 पीढ़ियां साथ में रहती हैं और सभी अपने ढंग से काम करते हैं। परिवार मुखी का कोई नियंत्रण इसमें नहीं रहता है। अब अपन बात करें विवाह की। विवाह देखते हैं तो ग्रामीण में विवाह है 2 परिवारों को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। और विवाह हमेशा उपजाति में ही विवाह करने की स्वीकृति दी जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र में विवाह एक अनिवार्य संस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में विवाह एक अनिवार्य संस्था है। अपन सब अपने समाज में आसपास देखते हैं अनिवार्य संस्था। आपकी निश्चित उम्र हो गई 21 साल 22 साल, लड़की की उम्र 18 साल 20 साल, तो घर वाले उसकी शादी कर लेते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, विवाह एक अनिवार्य संस्था है। वर्तमान में सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, फिर भी कुछ जगह छोटी उम्र में विवाह कर लिए जाते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। निम्न जातियों में पुनर्विवाह की अवधारणा है। पुनर्विवाह की अवधारणा निम्न जातियों में पाई जाती है, जबकि उच्च जातियों में इस प्रकार की परंपरा है देखने को नहीं मिलती है। और गांव में तलाक को ही दृष्टि से देखा जाता है। मतलब हमारी संस्कृति में तलाक का कोई स्थान भी नहीं है, तलाक की प्रथा शामिल नहीं है। जबकि अब नगरीय परिवार की बात करें, नगरों में विवाह की देखें तो नगरों में विवाह एक प्रकार का समझौता होता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे निश्चित आयु में गाँव में शादी कर दी जाती है, जबकि शहरों में अब ऐसी निश्चित आयु नहीं है, अपनी व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर करता है। गाँव में अपनी ही उपजाति में विवाह करना पड़ता है, शहरों में लोग अपनी जाति से बाहर जाकर भी विवाह करने लग गए हैं। और अब कुछ महानगरों की बात करें, बॉम्बे है, दिल्ली है, वहाँ अपन देखें तो वहाँ पे एक नई लिव इन रिलेशनशिप, नई एक टर्म का प्रयोग किया जाता है, रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, बिना शादी किए हुए कुछ जो है लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, तो यह लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। तो ये क्या कर, लिव इन रिलेशनशिप वर्तमान में भारतीय समाज के लिए एक जो है हमारी परिविवाह नामक संस्था है, उसके लिए एक नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। और अभी शहरों में, शहरी समाज में भी पुनर्विवाह जो धीरे धीरे हमारे को देखने को मिल रहे हैं। अब तीसरी जो है नातेदारी। नातेदारी का अर्थ होता है रिश्तेदारी। अपन सामान्य भाषा में कहे तो हमारी रिश्तेदारी किस प्रकार से है उसके बारे में बात करते हैं। अब सर्वप्रथम हम ग्रामीण की बात करें, हमारी नातेदारी रक्त संबंधों पर आधारित है। परिवार में अपन देखो चाचा है, भाई है, भतीजा है, धुआ है, ये हमारे सब जो रिश्तेदार है वो खून के रिश्तों पर आधारित होती है। और दूसरी जो नातेदारी है वो विवाह के रिश्तों पर आधारित होती हैं। रक्त संबंधों पर और विवाह के संबंधों पर नातेदारी देखने को मिलती है विवाह में। तो इसी प्रकार और इसमें जो नातेदारी में माध्यमिक सामूहिकता भी पाई जाती है। तो ये इसी के आधार पर हमारा परिवार में रिश्तेदारी वगैरह होती है। धीरे धीरे अब गांव में तो नातेदारी धीरे धीरे थोड़ी कमजोर पड़ रही है। और शहरों में अपन देखते हैं तो शहरों में क्या है, नातेदारी और विवाह पे संबंधों पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। शहरों में क्या करता है,
व्यक्ति जो योग्यता अर्जित करता है, अर्जित योग्यता, उसके आधार पर उसका अर्जित योग्यता और हैसियत, इनका प्रभाव पड़ता है। तीसरी अपन बात करें, अब तीसरा हमारा जो बिंदु रहेगा वो जाति। जाति जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में जाति एक मुख्य आधार है, मुख्य स्तंभ है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। डॉक्टर D.N. मंजुमदार ने कहा है कि जाति एक बंद प्रथा है। जाति एक बंद है, बंद वर्ग है। उसके बारे में देखें कि मतलब व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता है उसके आधार पर व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जाता है। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर उसकी जाति का निर्धारण किया जाता है और उसके आधार पर उसको परंपरागत व्यवसाय करना पड़ता है। परंपरागत व्यवसाय। और तीसरा है जाति, उसमें व्यवस्था में शस्त्रांतमक पाया जाता है, मतलब उच्चता से निम्नता है वो हमारी जाति व्यवस्था में, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है। तो इसमें क्या होता है, अन्य जातियों के साथ खान पान वर्जित होता है। खान पान है जाति में, अन्य जाति के सदस्यों के साथ खान पान वर्जित होता है। गांव में जजमानी प्रथा पाई जाती है। जजमानी प्रथा जाति में पाई जाती है, जिसमें काम के बदले रुपये ना देकर उसको अनाज और अन्य वस्तुएं दी जाती हैं। और जातीय पंचायत, जातीय पंचायत, हर जाति में जातीय पंचायत पाई जाती है और जाति के नियमों का उनको पालन करना पड़ता है। यदि वो जाति के नियमों का पालन नहीं करेगा तो जाति उसको बहिष्कृत कर देगी। धीरे धीरे हमारे जो न्यायालयों के कारण हमारे जो संविधान है, संविधान ने उनके कारण ये जातीय पंचायतों के ऊपर प्रतिबंध किया गया है। इसलिए धीरे धीरे हमारे में कुछ प्रकार के बदलाव भी देखने में मिलते हैं। अब अपन शहरी बात करें, ये तो सब ग्रामीण की बात थी। शहरी जीवन में क्या है, जाति व्यवस्था शिथिल पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। वहाँ पे जाति का कोई महत्व नहीं रहा है। व्यक्ति का व्यवसाय क्या है, व्यक्ति ने कौन सी योग्यता अर्जित कर रखी है, उसका व्यवहार कैसा है, तो इन सब संबंधों पर, व्यक्तिगत योग्यता क्या है, इन सब पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपको कोई शहरों में किसी भी प्रकार की कोई जजमानी प्रथा नहीं पाई जाती है। सभी लोग अपना काम करने जाते हैं। ना ही कोई जाति प्रथा है, जाति पंचायत है, उसका कोई अस्तित्व है। तो इसी प्रकार तो नगरीय समुदाय का आधार जाति ना होकर योग्यता है या उसकी अर्जित हैसियत है। चौथा जो अपन पॉइंट है, अपन उसकी बात करें, तो चौथा हमारा है स्वशासन। स्वशासन, अपने खुद का शासन किस प्रकार से होता है, अब ग्रामीण नगर में देखें तो ग्रामीण में क्या है, आपको पंचायत है। शहरों में देखें तो वहाँ पे नगर पालिका है। तो गांव की जो मुखी है, गांव में आपको देखने को पंचायत मिलेगी। गांव का पूरा विकास है वो पंचायत इसकी केंद्र बिंदु है, उसका ध्रुवीकरण करता है और सत्ता का केंद्र ही पंचायत है। अब यहाँ पे परंपरागत पंचायत थी, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्जातीय संबंधों के निर्धारण में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। परंतु वर्तमान में पंचायत राज की नई व्यवस्था ने जो व्यवस्था की है उसमें उस प्रकार की व्यवस्था खत्म हो रही है। अब नई प्रकार की व्यवस्था है। अब पंचायतों में सरपंच के चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक रूप से सरपंच चुने जाते हैं। उन सरपंचों में नेतृत्व, गुटबंदी, दलीय प्रणाली, इस प्रकार की जो है बातें उभर कर सामने आई है। पंचायतें गांव में रोशनी की व्यवस्था है, विकास की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, संघर्षों का निपटारा है,
चारागाहों का निर्माण है, भू संबंधी मामले हैं, इन सभी को निपटाने का काम है वो पंचायत का होता है। अब अपन नगरों की बात करें तो नगरों में क्या है, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, बड़े बड़े नगरों में विकास प्राधिकरण बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार अपन बात करें नगर की, तो अब नगरों में भी वोट होते हैं, लोकतांत्रिक रूप से ये चुने जाते हैं, इसमें कोई परंपरागत नहीं होता है, निर्वाचित होता है। और गांवों की पंचायतें हैं, ये इसमें क्या है, कोई दल नहीं होता है, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई बसपा, कोई सपा नहीं होता है। तो जब आप बात करें शहरों की, तो शहरों में आपको पार्टियों से चुनाव लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार, और शहरों में जो है नगर पालिका है वो रोशनी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, सब स्वास्थ्य की है, सड़क निर्माण का काम है, इस प्रकार के काम कराने का काम करती है।